नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय के ऊपर दिया हुआ ये वीडियो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम, ये टॉपिक जो है उच्चतम न्यायालय, ये हर एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में ये टॉपिक दिया हुआ होता है। ये जो टॉपिक है, इन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी तरह से आपके लिए क्लियर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के क्वेरीज आपके लिए नहीं रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की न्यायिक शक्तियां उच्चतम न्यायालय में निहित की गई हैं? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 126? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 124। संविधान का जो अनुच्छेद 124 है वो उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में बताता है, यानी कि इस अनुच्छेद में ही उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि कुल मिलाकर 31 न्यायाधीश इस उच्चतम न्यायालय में है। 30 अन्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश। दूसरा प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मेन यानी चीफ जस्टिस है वो कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शंस हैं 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा 65 वर्ष। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वह अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत ने न्यायालय की जो एकल व्यवस्था है वह कहाँ से प्राप्त की है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से, पिट्स इंडिया एक्ट 1773 से या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने जो न्यायालय की एकल व्यवस्था प्राप्त की है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में सच नहीं है? यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है भारत का, उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे जो दिए गए हैं उनमें से सही नहीं है? पहला कथन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला वो जो है कथन वो है, इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो मित्रों, इनमें से हमें गलत कथन को छांटना है, यानी 3 जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो एकदम सही हैं और इनमें से एक जो फैक्ट है वो गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी इस समय सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं। ये जो फैक्ट है ये गलत है, बल्कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं वो 31 हैं, यानी 30 अन्य न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश बराबर 30, यानी 31 जो न्यायाधीश हैं वो इसमें वर्तमान में दिए हुए हैं। तो ये जो 35 न्यायाधीश की संख्या दी हुई है ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन था वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं यानी न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता के बारे में बताएगा। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कौन सी अर्हता यानी कि योग्यता गलत है? तो इसमें से 3 योग्यताएं सही होंगी, इसके अलावा जो एक योग्यता है वो नहीं होगी यानी गलत है, तो उसको हमें इसमें से छांटना है। तो मित्रों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें विकल्प इस तरह से दिए होते हैं कि वो सभी हमें सही लगते हैं, तो बड़ी मुश्किल से और बड़े आराम से इनमें से छांटना है। यानी सबसे पहले तो ये ध्यान होता है, दिया हुआ ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा गलत है, असत्य है, सत्य है या सत्य नहीं है। तो इस प्रकार की बातों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कौन सी योग्यता की इनमें से जरूरत नहीं होती है वो हमें देखना है।
पहला है वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। संसद की नज़र में उसे एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, ये गलत बात है। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए, सही बात है। या फिर उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए, ये भी सही बात है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो न्यायाधीश बनने के लिए एक अनिवार्य योग्यता नहीं है, बल्कि अगर यहाँ संसद की जगह राष्ट्रपति यदि शब्द दिया होता तो ये ऑप्शन भी सही रहता। यानी कि राष्ट्रपति की नज़र में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए जो न्यायाधीश है या जो व्यक्ति जिसकी नियुक्ति न्यायाधीश के पद पर की जा रही है वो राष्ट्रपति की नज़र में एक सम्मानित विधिवेत्ता या न्यायवादी होना चाहिए। यदि यहाँ पर राष्ट्रपति संसद की जगह होता तो उस समय ये ऑप्शन भी गलत नहीं होता, लेकिन यहाँ संसद की नज़र में उसे एक सम्मानवादी न्यायवादी होना चाहिए, ये दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत है और हमारे प्रश्न का यही सही जवाब है। तो ऊपर की जो यानी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। दूसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में संसद कटौती कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में ही हटाया जा सकता है। और अगला प्रश्न है अगला फैक्ट जो है वो है न्यायाधीश अपने पद से समय से पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। तो मित्रों इनमें से हमने जो गलत कथन वो छांटना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन भत्तों में संसद कटौती कर सकती है, ये सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और न्यायाधीश अपने पद से समय से पूर्व भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है, ये भी सही बात है। तो गलत कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में संसद कटौती नहीं कर सकती। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके वेतन भत्तों में इस प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, जो उनकी यानी इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकता है जो इनके लिए अलाभकारी सिद्ध हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में संसद कटौती कर सकती है, यह गलत कथन है। यानी कार्यकाल के समय इनमें किसी भी प्रकार की कटौतियां नहीं की जा सकती जब तक कि कोई वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हो। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केवल राष्ट्रपति, केवल संसद या संसद और राष्ट्रपति दोनों। तो जहां कहीं राष्ट्र यानी कि जो न्यायाधीश है उसको समय से पहले हटाने की बात यदि आती है तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही विकल्प रहेगा, क्योंकि संसद महाभियोग जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ही किसी जज को हटा सकती है। जब संसद जो है यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चालू करे और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे, यानी कि ये जो संसद है ये महाभियोग को पारित कर दे और अंत में यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसको अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, ये त्यागपत्र उसको देना ही पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको संसद और राष्ट्रपति दोनों ही मिलकर हटा सकते हैं। कुछ मित्र जल्दबाजी में जवाब दे सकते हैं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह जो मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य जो न्यायाधीश है उनको हटा सके, केवल उनको नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया हुआ है। लेकिन यदि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी वो संसद के द्वारा चलाई जाएगी और सिद्ध होने पर फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति और संसद दोनों ही मिलकर हटाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
घोषित कर सकता है जब, यानी वह कौन सी कंडीशन है जब उच्चतम न्यायालय में एग्जीक्यूटिव जज यानी कि कार्यकारी न्यायाधीश की घोषणा की जा सकती है। जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है वह कौन सी कंडीशन आती है? मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों कंडीशन आने पर ही किसी कार्यकारी न्यायाधीश की घोषणा या क्या कार्यकारी न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो और मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, कहीं यात्रा आदि पर चला गया हो, या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो, तो इस प्रकार की परिस्थितियां आने पर राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार ये तीनों कंडीशन से ही होनी चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति किसी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित कर सके? यानी कि जो हमारी जो मुख्य यानी उच्चतम न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो दिल्ली में स्थित है और कहीं भी पूरे भारत में इसकी पीठ नहीं है। अब यदि इसकी सुनवाई किसी अन्य जगह करनी हो या अन्य कहीं पीठ बनानी हो तो वो किसको अधिकार है, इसमें हमें ये देखना है। पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है संसद को, और चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं भी स्थापित कर दे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और भी स्थापित कर सकता है। यानी कि किसी केस की सुनवाई हुए दिल्ली के बाहर भी जाकर कर सकता है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस हैं उनको राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 175 या अनुच्छेद 124? तो अनुच्छेद 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बात करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने के लिए कहता है। यानी अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 124 ये बताता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127 या अनुच्छेद 128? तो अनुच्छेद 126 जो है उसके तहत जो राष्ट्रपति है वो किसी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अब जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो क्यों की जाती है, इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 126 है वह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के संबंध में बताता है। इसके अनुसार जब कभी भी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो या मुख्य न्यायाधीश को संसद द्वारा पारित क्षमावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटा दिया गया हो या उसने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया हो, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 126 जो है वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति की सलाह से राष्ट्रपति? तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केवल यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना हुआ आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।
संविधान के परिवर्तन के बाद यह प्रथा अंगीकार की गई कि उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनको ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और आगे इस संबंध में ही एक अगला प्रश्न आएगा कि जो न्यायाधीशों की प्रथागत वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए 1973 में किसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज बनाया गया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था 1973 में, जो वरिष्ठता थी उसको लांघते हुए यानी उसका उल्लंघन करते हुए। ऑप्शंस हैं अजीतनाथ रे, एस कपाड़िया, AH अहमदी या सब्यसाची मुखर्जी। तो वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए सबसे पहले 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनाया गया था वो थे अजीतनाथ रे, या इनको शॉर्ट में AN रे भी कहा जाता है, अजीतनाथ रे। अजीतनाथ रे जो थे इनको राष्ट्रपति ने वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए और जज के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी 1951 से 1973 की कालावधि तक यह स्वीकार किया जाता रहा था कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। 1973 में इस प्रथा का उल्लंघन किया गया और उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए न्यायमूर्ति अजीतनाथ रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस प्रकार से 1973 में इस वरिष्ठता का जो उल्लंघन था वो किया गया अजीतनाथ रे के लिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को महाभियोग की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 124(5) या अनुच्छेद 126(2)। यानी संसद जो महाभियोग लेके आती है जजों के लिए वो किस अनुच्छेद के तहत लेके आती है? तो अनुच्छेद 124 का उपबंध जो है वो ये बताता है कि संसद को महाभियोग का अधिकार है। यानी कि न्यायाधीश जो हैं यदि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो संसद है उसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि वह महाभियोग को लेकर आ सकती है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, यानी कि जो 124(2) है वो तो 65 वर्ष की आयु तक जज अपने पद पर रह सकता है, लेकिन 124(4) जो है उसमें महाभियोग की जो कार्यवाही है वो दी गई है और संसद किसी भी सदन में इस महाभियोग की कार्यवाही को चालू कर सकती है। अब महाभियोग के बारे में और थोड़ा पता लगाते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाने के लिए 100 सांसदों की और सर्वप्रथम राज्यसभा में इसे प्रस्तुत करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त सहमति आवश्यक है। यानी लोकसभा में महाभियोग की यदि कार्यवाही चलानी है तो 100 सांसदों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए और राज्यसभा में यदि वह कार्रवाई चलानी है तो 50 सांसदों के जो हस्ताक्षर है वो उस पर होने चाहिए। अब इस प्रस्ताव को लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति को सौंपा जाता है। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा देती है और राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में जब कार्यवाही चलाई जाती है तो दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को अगर प्रस्ताव ठीक लगता है, यानी सदनों के द्वारा जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है वो यदि सभापति या अध्यक्ष को ठीक लगता है तो वो आगे के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करेंगे। समिति के अध्यक्ष जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश होंगे। जांच समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। यदि प्रतिवेदन में न्यायाधीश पर लगाए गए आरोप को सही ठहराया जाता है तो महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में मतदान होता है। संसद के किसी एक ही सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 मतों से प्रस्ताव पास किए जाने की स्थिति में महाभियोग लागू हो जाता है और राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 124(4) जो है वो महाभियोग की शक्ति संसद के लिए देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी या इंदिरा जयसिंह? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा फातिमा बीबी। यानी फातिमा बीबी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है?
लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को या सुप्रीम कोर्ट को यानी सर्वोच्च न्यायालय को। तो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार दिया हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए दिया हुआ है। संविधान की अंतिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मामले में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? यानी वे कौन से मामले हैं जो जिन पर उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है और उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई उन पर कर सकता है। ऑप्शंस हैं केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा मूल अधिकारों का संरक्षण। यानी मूल अधिकारों पर जब कार्रवाई हो रही हो तो जो नागरिक हैं वो इनकी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कोर्ट्स में जाकर अपनी रिट्स लगा सकते हैं और अपने लिए न्याय ले सकते हैं। और इसके अलावा जो तीनों ऑप्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो सलाहकार की भूमिका जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर अपना मत व्यक्त करे। दूसरा है, परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। अगला ऑप्शन है, परामर्शी अधिकार के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। और अगला ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा सकता है। तो इसका जो आंसर है हमें कूटों में से जाके चुनना है। यानी कूट संख्या 1 और 2 इसके सही उत्तर हैं, या 1 और 3 सही हैं, या 2 और 3 सही हैं, या 2 और 4 इसका उत्तर है। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वो इसका सही उत्तर है। इनको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, ये कोई जरूरी नहीं है। और ऑप्शन नंबर 3 है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। जी हाँ, सरकार पर इसका बाध्यकारी होता है। यानी उच्चतम न्यायालय कोई भी डिसीजन यदि देता है तो उसका जो मत है वो सरकार पर बाध्यकारी होता है। इसलिए ये गलत हैं, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 143? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी व्याख्या करता है। तो अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय का जो स्थान है वो प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय से मतलब है उस उच्च न्यायालय से है जिसके निर्णय सदा के लिए लेखबद्ध होते हैं और जिसके अभिलेखों का प्रमाणित मूल्य होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें अवमानना के लिए दंड देना भी सम्मिलित है। यानी कि जो डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं वो सभी जगह लागू होते हैं। यानी उस संबंध में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, यानी हाई कोर्ट में यदि इसी प्रकार का कोई केस चल रहा हो तो उसके उदाहरण दिए जाएंगे कि अमुक मामले में इस प्रकार का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो इस प्रकार से सारे रिकॉर्ड्स इसके रखे जाएंगे और सभी जगह वह लागू होता है। अगला प्रश्न है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसके द्वारा उसको भेजा जाएगा? संघीय विधि मंत्री द्वारा,
किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, यानी इस प्रकार का कोई प्रश्न हो जिस पर जो उच्चतम न्यायालय है वो अपना डिसीजन दे, या जनता के लिए कोई विशेष महत्व का ऐसा तथ्य है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को जो अपना परामर्श है यानी कि एडवाइस है वो देना जरूरी है, तो ऐसा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के पास किसके द्वारा भेजा जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति द्वारा। यानी राष्ट्रपति को इस प्रकार के प्रश्न जो जनता के लिए विशेष महत्व के हों या किसी अन्य विधि यानी कानून से संबंधित कोई प्रश्न हो जिसकी व्याख्या आदि करनी हो, तो इस प्रकार के प्रश्न राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश हैं? 25, 30, 31, 35। तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश हैं वो हैं 30, यानी कि 30 + 1 = 31 न्यायाधीशों की संख्या इस समय है। तो ऐसे जो प्रश्न है दोस्तों, इनको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है मुख्य न्यायाधीश के अलावा। यदि यहाँ पे सीधा ही वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ये यदि पूछा जाता तो इस प्रश्न का सही जवाब रहता ऑप्शन नंबर 3, 31। लेकिन यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को अलग कर दिया गया है, तो इसके अलावा जो न्यायाधीश बचेंगे वे 30 हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बड़े ध्यान से विकल्पों को देखने की जरूरत होती है, गलत होने के बहुत चांस रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय को किसके अनुसार कार्य करना होता है? राष्ट्रपति के अनुसार, प्रधानमंत्री के अनुसार, संसद के अनुसार या संविधान के अनुसार? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा संविधान के अनुसार। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और संविधान के नियमानुसार ही इसको कार्य करना पड़ता है। बहुत से दोस्त इसको संसद या राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसलिए जिस प्रकार से राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहता है अपने पद पर, उसी प्रकार से ये इसके बारे में सोचा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए इनके अनुसार ही इसे कार्य करना चाहिए, जबकि ये गलत है। इसमें संविधान के अनुसार इसको कार्य करने की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, भारत का सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक रूप मूल्य होता है, इसके समक्ष किसी भी न्यायालय में प्रशासन नहीं लगाया जा सकता, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है, या इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो इस प्रश्न का जो सर्वोत्तम उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक रूप मूल्य होता है और इसके समक्ष किसी भी न्यायालय में प्रशासन नहीं लगाया जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया है वो सभी जो उच्च न्यायालय हैं या नीचे के अन्य जो न्यायालय हैं वो उन पर लागू होते हैं, इसलिए इसे एक अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद, राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो न्यायाधीशों की जो संख्या बढ़ाने का अधिकार है वो भारत की संसद के पास है। अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 124 के तहत गठित किया जाएगा, और उसमें यानी उस समय जिस समय सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था तो लिखा हुआ था कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन संसद जो है वो समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। तो संसद ही ऐसा एक हमारा न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने वाला जो तंत्र है वो संसद है। इस प्रकार से न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। अगला प्रश्न है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या लोकसभा अध्यक्ष? तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उस पद पर आज तक कोई महिला नहीं पहुंच पाई है। हालांकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश तो कई महिलाएं रहनी हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश
एवं वो महिला आज तक नहीं बनी है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके विशेष अधिकारों एवं वेतन में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके लिए अलाभकारी सिद्ध हो। अनुच्छेद 125, 126, अनुच्छेद 127 या अनुच्छेद 128। तो अनुच्छेद 125 जो है वो यह बताता है कि इनकी नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में इस प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता जो इनके लिए अलाभकारी सिद्ध हो। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन किस पर भारित होते हैं, यानी कहां से इनका वेतन दिया जाता है। संसद पर भारित होते हैं, संचित निधि पर, राष्ट्रपति पर या केंद्रीय मंत्रिमंडल पर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा एक अपीलीय न्यायालय है। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 133। तो अनुच्छेद 132 जो है वो यह बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इसके संदर्भ में और जानकारी लेते हैं, यानी देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है वो उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है और अनुच्छेद 132 में ये दिया हुआ है। उच्चतम न्यायालय में जो मामले हैं जैसे संवैधानिक मामले, दीवानी मामले या आपराधिक मामले और विशेष इजाजत से अपील आदि जो हैं वो इस संदर्भ में यहाँ पर अपील की जा सकती है। तो सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है और अनुच्छेद 132 जो है वो इस संदर्भ में बताता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 143 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, इसके अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। दूसरा ऑप्शन है, मुख्य न्यायाधीश सलाह दे सकता है। तीसरा ऑप्शन जो है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। और तीसरा यानी कि चौथा ऑप्शन जो है, ना तो मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो इस संदर्भ में जो सही कथन पूछा गया था वह है, यानी कि इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ये बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश सलाह दे सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है, यह सही नहीं है। और ना तो मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 जो है वो यह कहता है कि राष्ट्रपति को यदि ये लगता है कि कोई प्रश्न ऐसा है कि यह कोई विधि या तथ्य का प्रश्न इसमें छिपा हुआ है, तो या फिर छिपा होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत किसी प्रकार के गहन विधि का या गहन समस्या का प्रश्न होने पर उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो राय मांग सकता है। अब उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राष्ट्रपति यानी अपनी जो राय है उसको राष्ट्रपति के लिए दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ना तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जो राय मांगी थी वो 1951 में इन द दिल्ली लॉज एक्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय से मांगी थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वह है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। ये जो कथन है वो गलत है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो सलाह है मुख्य न्यायाधीश की उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। 1.5 लाख रुपए,
2.5 लाख रुपए, 2,80,000 रुपये या 2 लाख रुपए। तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वर्तमान में वह है 2,80,000 रुपये प्रति महीना है, और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये प्रति महीना है। इस प्रकार से ये 2,80,000 रुपये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए संसद ने न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, उसमें कितने सदस्य हैं? 4, 5, 6 या 10? तो इस न्यायिक नियुक्ति जो है आयोग जो जजों की नियुक्ति करता है उसमें 6 सदस्य होते हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो इसी से संबंधित है कि न्यायिक नियुक्ति आयोग का सदस्य इनमें से कौन नहीं होगा। हमें नहीं होगा यानी कि कौन सा सदस्य इसमें नहीं है वो छांटना है, उसका पता लगाना है जो सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये भी इसमें होते हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें से एक ओबीसी, एससी, एसटी या महिला हो, यह भी बिल्कुल सही बात है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो इसका सदस्य नहीं होता है, यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है उसका सदस्य भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका सदस्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं, और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री या फिर 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें से एक एसटी, एससी, ओबीसी या एक महिला हो, इनमें से ये सदस्य इसके होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होता। इस प्रकार से न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 124A के तहत की गई, उसका अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, विधि मंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो न्यायिक नियुक्ति आयोग जो जजों की नियुक्ति करता है उसका जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। इस आयोग की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है, और इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसके बारे में और विस्तार से पता लगाते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ये जो होता है इसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम समाप्त करने के लिए सरकार ने संसद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 पारित कर दिया। 2014 में यह विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक राज्यसभा द्वारा 5 सितंबर 2013 को तथा लोकसभा द्वारा 7 सितंबर 2013 को पारित किया गया, यानी कि सबसे पहले इसको राज्यसभा में पारित किया गया था। संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश कर संशोधन की संख्या 121 से 99 की गई व इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करने संबंधित यह विधेयक 99वां संविधान संशोधन विधेयक कहलाया था। यह 99वां जो संविधान संशोधन विधेयक था वो न्यायिक नियुक्ति आयोग से ही संबंधित था। इस विधेयक द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 124A जोड़ा गया। अब सर्वोच्च न्यायालय और 24 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के फैसले यह कमीशन लेगा, यानी न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली थी वो 1993 से अस्तित्व में आई थी। 1993 से कॉलेजियम प्रणाली से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी, लेकिन 2014 से ये न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। तो इसके तहत न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति एवं ट्रांसफर हुआ करेंगे। इस आयोग के जो गठन है उसमें कुल 6 सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश रहेगा, और इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम 2 न्यायाधीश एवं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एवं 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें से एक ओबीसी, एससी, एसटी का या एक महिला होगी। इनका मनोनयन 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। ये जो सदस्य हैं वो 3 वर्ष के लिए अपने पद पर रहेंगे। इनका मनोनयन जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं विपक्ष का नेता न होने पर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा गठित समिति करेगी। यानी कि न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है उसके सदस्यों की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं विपक्ष का नेता नहीं होने पर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता जो है उसके द्वारा की जाती है।
तो न्यायिक नियुक्ति आयोग के जो सदस्य हैं वो 3 वर्ष के लिए अपने पद पर रहेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है महाभियोग की प्रक्रिया यदि लोकसभा में चलानी हो तो कितने सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। महाभियोग की जो प्रक्रिया है यदि हमें लोकसभा में लेकर आनी है तो उस पर कितने लोगों के यानी कितने सांसदों के जो हस्ताक्षर हैं वो होने चाहिए। अनुच्छेद 124(4) इसके बारे में बताता है। तो 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 100 लोगों के, 250 लोगों के या 150 लोगों के। तो इस हस्ताक्षर प्रस्ताव पर 100 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए यदि हमें ये प्रक्रिया लोकसभा में चलानी है तो, और यदि राज्यसभा में ये प्रक्रिया चलानी है तो 50 लोगों के हस्ताक्षर उस पर होने चाहिए। अगला जो प्रश्न है वह है अब तक सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश समय से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिए गए। 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं। इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि जो 2 न्यायाधीश थे उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी लेकिन उन्होंने समय से पहले ही अपने त्यागपत्र दे दिए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कोई नहीं। यानी कि कोई भी जज आज तक ऐसा नहीं है जिसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो। तो उन जजों के बारे में जानते हैं। संविधान के प्रवर्तन में आने के पश्चात देश में पहला महाभियोग प्रस्ताव 1991 में न्यायाधीश वी रामास्वामी जो है उन पर लाया गया था। दूसरा प्रस्ताव 2009 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं सौमित्र सेन उन पर लाया गया था। और तीसरा जो प्रस्ताव था वो सीडी दिनाकरण जो है दिनाकरण जी के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन इन लोगों ने पहले ही अपने त्यागपत्र दे दिए थे। इससे पहले मई 1993 में बी रामास्वामी को हटाने के लिए लोकसभा में इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तो महाभियोग की कार्रवाई से बचने के लिए सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीडी दिनाकरण यानी पीडी दिनाकरण जी जो थे, पीडी दिनाकरण वो सिक्किम उच्च न्यायालय में जज थे सिक्किम, और जो सौमित्र सेन थे वो कोलकाता में जज थे। यानी इन हाई कोर्ट के यानी सिक्किम हाई कोर्ट के पीडी दिनाकरण एवं कोलकाता हाई कोर्ट के सौमित्र सेन पर यह महाभियोग चलाने की प्रक्रिया लागू की गई थी, लेकिन इन्होंने अपने जो पीडी दिनाकरण ने 29 जुलाई 2011 को और 1 सितंबर 2011 को सौमित्र सेन ने अपने जो त्यागपत्र थे वो दे दिए। इसीलिए किसी भी न्यायाधीश पर आज तक जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लागू नहीं हो सकी। अगला प्रश्न है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से किसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को, उच्च न्यायालयों के कार्यरत न्यायाधीशों को, उन व्यक्तियों को जो सर्वोच्च न्यायालय का जज नियुक्त होने की योग्यता रखते हों, या उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को। तो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त करने या नियुक्त होने का जो नियुक्ति का योग्य अधिकारी है वह है उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश। यानी उच्चतम न्यायालय का जो यानी मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर और उच्च न्यायालयों में से किसी जज को जो इसकी नज़र में अच्छा साबित हो रहा हो, जो अपने डिसीजन सही दे रहा हो, उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि यहाँ पर ये व्यक्तियों नहीं होता और जजों होता तो ये भी ऑप्शन इसका सही रहता। तदर्थ न्यायाधीश जो हैं वो किसी विशेष डिसीजन को देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं और वह कार्य पूरा होने के बाद फिर उनका जो पद है वो स्वतः ही वहाँ से समाप्त हो जाता है। यानी उनका कार्य समाप्त होने पे उनका जो पद है वो समाप्त हो जाता है। वर्तमान में हमारे जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो श्रीमान शरद अरविंद बोबडे हैं। शरद
अरविंद बोबडे जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 47वां जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।